मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में बड़ा विवाद सामने आया है, जिसके बाद सवाल उठे हैं कि क्या सच में चुनाव प्रक्रिया के साथ खेल हुआ है। आखिर क्यों कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया गया है? बीजेपी ने जो कारण दिए हैं, क्या वो सही थे या फिर जल्दबाजी में मान लिए गए हैं? दरअसल चुनाव आयोग ने बिना पूरी जांच के फैसला क्यों किया, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और क्या ये लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? और तो और जब ये मामला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत फैसला क्यों नहीं किया? इतने सारे सवालों के साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव निष्पक्ष थे या फिर किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई है। इन्हीं सवालों पर अपनी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश की राजनीति में एक बार फिर से ऐसा कुछ सामने आया है जिसने लोकतंत्र की नींव पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में जो कुछ हुआ, उसने सिर्फ एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं किया है, बल्कि पूरे चुनावी सिस्टम की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप सीधे सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई सत्ता के दबाव में फैसले किए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश कुमार भी निशाने पर आ गए हैं। खुलासे ऐसे हैं कि राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है और अब मामला कोर्ट तक पहुंचने की कगार पर है। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान अचानक ऐसा मोड़ सामने आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चुनाव से पहले ही ये साफ हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, जबकि उसके पास तीसरी सीट जीतने के लिए पर्याप्त वोट नहीं थे। ऐसे में लग रहा था कि मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन जो हुआ उसने पूरी तस्वीर ही बदल दी है। कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन अचानक रद्द कर दिया गया है। इस फैसले के बाद बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों की जीत लगभग तय हो गई है, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हुआ। कांग्रेस ने इसे सीधा सीधा लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बताया और आरोप लगाया कि ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, ताकि बीजेपी की संभावित हार को जीत में बदला जा सके। आपको बता दें कि पूरा मामला एक तकनीकी आपत्ति से शुरू हुआ है। बीजेपी की ओर से महेश केवट ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि मीनाक्षी ने अपने शपथ पत्र में तेलंगाना से जुड़े एक मामले की जानकारी छिपाई है। यही आधार बनाकर उनके नामांकन को चुनौती दी गई, लेकिन कांग्रेस ने इस आरोप को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। मीनाक्षी नटराजन का कहना था कि उनके खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं है, सिर्फ एक समन आया था और कानून के मुताबिक समन की जानकारी देना जरूरी नहीं होता है। अगर कोई गंभीर आपराधिक मामला होता है तो फिर वो जरूर उसका खुलासा करती। यहीं से मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ कहा कि रिटर्निंग अधिकारी का फैसला पूरी तरह गलत और कानून के खिलाफ है। उन्होंने समझाया कि किसी भी आपराधिक मामले में सबसे पहले मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, उसके बाद ही मामला आगे बढ़ता है, जांच होती है, आरोप तय होते हैं और फिर ट्रायल शुरू होता है। सिंघवी ने कहा कि इस मामले में तो अभी संज्ञान तक नहीं लिया गया है, यानी कि कानूनी रूप से ये कोई पक्का मामला ही नहीं है। ऐसे में किसी उम्मीदवार का नामांकन सिर्फ इस आधार पर रद्द कर देना पूरी तरीके से अनुचित है। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी बताया कि चुनाव आयोग के नियम साफ कहते हैं कि उम्मीदवार को केवल उन्हीं मामलों का खुलासा करना होता है जिनमें आरोप तय हो चुके हों और जिनमें 2 साल या फिर उससे ज्यादा की सजा हो सकती हो। लेकिन यहाँ तो मामला शुरुआती स्तर पर भी नहीं पहुंचा था। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल रिटर्निंग अधिकारी की भूमिका पर उठ रहा है, जहां आरोप है कि उन्होंने बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया समझे या जांचे बीजेपी की आपत्ति को तुरंत ही मान लिया और नामांकन रद्द कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि ये फैसला जल्दबाजी में और दबाव में लिया गया है। अब नजरें चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये मामला आयोग तक पहुंच चुका है और ज्ञानेश कुमार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इस फैसले को पलटेगा या फिर मामला कोर्ट तक जाएगा। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप नहीं किया तो ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। पहले भी ऐसे मामलों में कोर्ट ने चुनाव अधिकारियों के फैसलों को पलटा है, जहां चंडीगढ़ मेयर चुनाव इसका ताजा उदाहरण है, जहां पर रिटर्निंग अधिकारी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया था। वहां भी आरोप लगे थे कि वोटों के साथ गड़बड़ी की गई है और बाद में कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए नतीजा ही बदल दिया था। मध्य प्रदेश के इस मामले में भी कुछ वैसा ही होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि क्योंकि आंकड़े खुद बता रहे हैं कि बीजेपी के पास तीसरी सीट जीतने के लिए जरूरी वोट नहीं थे। देखिए, विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 228 सीटें भरी हुई हैं। इनमें बीजेपी के पास 164 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 64।
एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 58 वोटों की जरूरत होती है। इस हिसाब से कांग्रेस आसानी से एक सीट जीत सकती थी, वहीं बीजेपी 2 सीटें तो आराम से जीत सकती थी, लेकिन तीसरी सीट के लिए उसके 10 वोट कम पड़ रहे थे। यानी साफ था कि तीसरी सीट पर बीजेपी की हार तय थी। इसी गणित को बदलने के लिए ये पूरा खेल रचा गया, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। पहले कोशिश की गई कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा जाए, पैसे और लालच के आरोप भी लगे हैं, लेकिन जब ये कोशिश सफल नहीं हुई तब दूसरा रास्ता अपनाया गया। कांग्रेस का दावा है कि नामांकन रद्द करवाना उसी रणनीति का हिस्सा था। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन सवाल लगातार उठ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले के बाद बीजेपी के अंदर भी पूरी तरीके से जश्न का माहौल नहीं है, जिसकी वजह साफ है कि अगर मामला कोर्ट गया और फैसला पलटा तो पूरी रणनीति उल्टी पड़ सकती है। ऐसे में अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो गई है, जहां कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिल चुका है और अपनी बात भी रख चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी साफ फैसला सामने नहीं आया है। राजनीतिक दबाव भी साफ नजर आ रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष है तो दूसरी तरफ विपक्ष न्याय की मांग कर रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग की निष्पक्षता की परीक्षा हो रही है। देखिए, ये मामला सिर्फ एक राज्यसभा सीट का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की साख का सवाल बन चुका है। अगर चुनाव प्रक्रिया पर ही भरोसा नहीं रहेगा तो फिर जनता का विश्वास भी कमजोर होगा। अब सबकी नजरें अगले कदम पर टिकी हुई हैं कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष फैसला लेगा, क्या नामांकन बहाल होगा, या फिर ये लड़ाई अदालत में जाकर तय होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि मध्य प्रदेश में जो हुआ है उसने राजनीति की दिशा बदल दी है, और अगर इस पर जल्द ही और सही फैसला नहीं आया तो फिर इसका असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर हैं, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है, और भूख कुछ भी करवा सकती है। क्राइम, दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। I will not let India fail. मैडम, खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है। आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।